हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है एलिमिनेशन रिएक्शन यानी विलोपन अभिक्रिया। इससे पहले हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में, जिसमें फर्स्ट है एडिशन रिएक्शन, सेकंड थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थर्ड है एलिमिनेशन रिएक्शन और लास्ट है रीअरेंजमेंट। हमने अपनी पिछली वीडियो में दो रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें से एक तो थी एडिशन रिएक्शन और दूसरी थी क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आप लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, उसमें कौन सा पॉइंट स्टार्ट करेंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे और ये हमारी थर्ड वीडियो है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। देखिए क्या होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। जब भी हम किसी सैचुरेटेड कंपाउंड में 1 और 2 पोजीशन पर क्या करते हैं, किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा। देखिए ये कैसा कंपाउंड है? एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं? जिनमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, वो कैसे कंपाउंड होंगे? सैचुरेटेड कंपाउंड यानी संतृप्त यौगिक होंगे। और जैसे ही हम ये रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? यहाँ से X और Y बाहर निकल जाएंगे। अगर मैं कह दूं इनकी पोजीशन क्या रहने वाली है, तो ये A है, ये फर्स्ट पोजीशन है, और B है सेकंड पोजीशन। यानी जिन एटम से रिमूवल होने वाला है वो एक दूसरे के पड़ोस में होने चाहिए, यानी 1 और 2 पोजीशन पर होने चाहिए, तभी हम क्या करवा सकते हैं, वहां पे एलिमिनेशन करवा सकते हैं। तो देखिए जैसे ही ये X और Y क्या करेंगे, एलिमिनेट होंगे, तो क्या होगा? 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। इस रिएक्शन में क्या हो रहे हैं? 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। इसका मतलब है जब भी कोई 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो क्या होगा? ये बॉन्ड टूटने के बाद A और B के बीच में क्या बन जाएगा? एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, और इस कंपाउंड को क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे। अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे। अब बात ये आती है कि ये जो X और Y है, ये कौन कौन हो सकते हैं? तो X और Y की फॉर्म में निकलने वाले जो मॉलिक्यूल होंगे वो स्मॉल मॉलिक्यूल होंगे, छोटे मॉलिक्यूल होंगे। जैसे क्या? HX हो सकता है, जैसे X2 हो सकता है, जैसे वोटर हो सकता है, जैसे अमोनिया हो सकती है। ये जो कंपाउंड है वो X और Y की फॉर्म में कहाँ निकलेंगे? बाहर की तरफ निकलेंगे। तो क्या होती है विलोपन अभिक्रिया यानी एलिमिनेशन रिएक्शन? क्या होती है? एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर क्या होगा? सैचुरेटेड कंपाउंड क्या करेगा? अपने बॉन्ड को ब्रेक करेगा, यानी कौन सी पोजीशन पे? एडजेसेंट एटम पे क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड का ब्रोकन होगा, क्लीवेज होगा, और जैसे ये क्लीवेज होगा तो वहां पे एक पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसी रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे? विलोपन अभिक्रिया या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन में निकलने वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कौन से होंगे? वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया, HX, X2। ये जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं? स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जो कैसे निकलते हैं? विलोपन अभिक्रिया के दौरान निकलेंगे। इसका मतलब है कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें सैचुरेटेड कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज हो जाता है, बदल जाता है, उस रिएक्शन को क्या कहेंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। अब ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है वो एडिशन रिएक्शन की बिल्कुल अपोजिट होती है। एडिशन रिएक्शन क्या होती है कि जब भी हम किसी क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो जिस रिएक्शन के थ्रू करेंगे उस रिएक्शन को ही एडिशन रिएक्शन कहेंगे। लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन में जस्ट अपोजिट हो रहा है कि कोई सैचुरेटेड कंपाउंड किस में चेंज हो रहा है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज हो रहा है। इसी को कहेंगे क्या? एलिमिनेशन रिएक्शन। और इसमें निकलने वाले मॉलिक्यूल जो होंगे वो ये सारे एग्जांपल्स हैं। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स के बारे में कि कौन कौन सी रिएक्शन है जो एलिमिनेशन दिखाती है। तो सबसे पहले है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल।
डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में। फर्स्ट एग्जांपल तो हम ले लेते हैं यहाँ पे क्या, अल्कोहल, और इस अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं किससे, H2SO4 से, यानी एसिडिक कंडीशन लेते हैं। तो क्या होगा, एसिडिक कंडीशन में बच्चों यहाँ पे किसका होगा, डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन का मतलब है 1 और 2 पोजीशन पे H और OH मॉलिक्यूल क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, और क्या मिल जाएगी हमें, हमें मिल जाएगी यहाँ पे इथीन, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर निकल जाएगा। ये क्या है, डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है रिमूवल और हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर, यानी वाटर की रिमूवल को ही क्या कहेंगे, डिहाइड्रेशन कहेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या करवाया है, डिहाइड्रेशन करवाया है किसका, अल्कोहल का। सेकंड जो रिएक्शन होने वाली है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल है, क्या करवाएंगे हम, डीहैलोजनीकरण करवाएंगे, डीहैलोजिनेशन ऑफ 1,2 डाईहेलो कंपाउंड, यानी 1,2 पोजीशन पे क्या होगा, कोई हेलोजन एटम होगा, उसके अंदर क्या करवाएंगे, डीहैलोजिनेशन करवाएंगे। डीहैलोजिनेशन का मतलब है कि यहाँ से हम 2 X के मॉलिक्यूल यानी हेलोजन एटम को बाहर निकालेंगे। तो देखिए कैसे होती है ये रिएक्शन, मेरे पास है CH2 और CH2, और यहाँ पे मैंने Br लगा दिया है और ये Br हो गया। इसकी रिएक्शन करवाइए बच्चों किसके साथ, Zn के साथ। Zn के साथ जैसे ही हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, Zn का काम होता है बच्चों क्या, 2 हेलोजन को उनकी 1 और 2 पोजीशन से रिमूव करना, बाहर निकालना। और जैसे ही ये बाहर निकलेगा तो एक तो मुझे क्या मिल जाएगी, इथीन मिल जाएगी, और साथ ही साथ क्या होगा, Zn इन दोनों Br से मिलके क्या बना लेगा, Zn Br2 बना लेगा। ये हो गई है क्या एग्जाम्पल्स किसके बारे में, इस एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। अब एलिमिनेशन रिएक्शन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहली होगी क्या, E1 मैकेनिज्म, और दूसरी होगी E2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो E1 मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, E1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, और E2 मैकेनिज्म क्या होती है, ये होती है बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले किसके बारे में, E1 मैकेनिज्म के बारे में। यानी यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन को 2 में डिवाइड करेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहली मैकेनिज्म होगी क्या, E1 रिएक्शन कह लो या फिर E1 मैकेनिज्म कह लो। ठीक है, और इसे कहेंगे क्या, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन सबसे पहली बात है कि इस E1 मैकेनिज्म को कौन शो करते हैं, तो जो एल्किल हैलाइड होते हैं मेनली क्या करते हैं, इस टाइप की रिएक्शन को शो करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड CH3 और CH3, और यहाँ पे है Br। ठीक है, और मुझे इसकी रिएक्शन करवानी है एक्वस KOH के साथ। इसके साथ क्या करवाएंगे, हम रिएक्शन करवाएंगे, तो क्या मिलने वाला है यहाँ पे, तो ये समझते हैं मैकेनिज्म से। मैकेनिज्म सबसे पहले बात करेंगे इसमें हम स्टेप फर्स्ट की। स्टेप फर्स्ट क्या होता है, हम लोगों ने SN1 और SN2 में भी पढ़ा था इसको। SN1 का मतलब ये होता है कि सबसे पहले लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा और वहां पे क्या बनाएगा, एक इंटरमीडिएट जिसका नाम होगा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ठीक है, और SN2 में क्या होता है, SN2 में जो लिविंग ग्रुप है वो बाहर नहीं निकलेगा, पहले न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा किसके ऊपर,
रिएक्टेंट के ऊपर। तो इसमें भी ऐसा ही होने वाला है। इवन मैकेनिज्म में क्या होगा, जब हम एल्किल हैलाइड की क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में मुझे मिलेगा क्या यहाँ पे, तो ये है एल्किल हैलाइड। ये जो स्टेप होने वाली है वो स्लो स्टेप होगी और साथ ही साथ होगी आरडीएस स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होने वाली है। तो इसमें क्या होगा, इस स्टेप में कार्बन और इस हैलोजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होगा। अब ये क्या करता है, ये जो Br लिविंग ग्रुप है हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर लेके जाएगा। जैसे बाहर लेके जाएगा, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन और ये है CH3 और ये है पॉजिटिव चार्ज। ये हो चुका है। अब क्या होगा, अब इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। इसे कहेंगे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। और ये कौन सा डिग्री है, तो ये है 3 डिग्री कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है। अब हम जाते हैं कहाँ पे, स्टेप सेकंड में। स्टेप सेकंड में क्या होगा, अब हम क्या कर चुके हैं, 1 पोजीशन से तो Br को बाहर निकाल चुके हैं। अब हमें सेकंड पोजीशन पे किसी और एटम को क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा, बाहर निकालना होगा, तभी जाके हमारी ये एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे स्टेप सेकंड में, तो स्टेप सेकंड में ये जो मैंने क्या बनाया है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाया है, उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब मुझे क्या करना है, यहां से H+ को बाहर निकालना है। किसको बाहर निकालेंगे, H+ को बाहर निकालेंगे। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे कार्बन की पोजीशन फर्स्ट है, तो ये सेकंड है, ये भी सेकंड है और ये भी सेकंड है। अभी फिलहाल क्या है, ये जो तीनों क्या है, तीनों मैथिल ग्रुप है, सेम है। ये तीनों मैथिल ग्रुप क्या है, सेम है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हम किसी भी मैथिल ग्रुप से क्या निकाल सकते हैं, H को बाहर निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ वाले H को कुछ इस तरीके से शो किया है। ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, छोड़ के जाएगा, क्योंकि इसके पास कौन बैठा हुआ है, ये बेस का काम होता है H+ को रिमूव करना, बाहर निकालना। जैसे ही ये H+ बाहर निकलेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज यहाँ प्रेजेंट है, तो एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। बाकी ये रहेगा CH3 और ये भी क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। इसका मतलब है मैंने किसका फॉर्मेशन कर लिया है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन किया है। इवन मैकेनिज्म में प्रोडक्ट क्या बनता है, एक एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो मेरी जो आरडीएस स्टेप है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो इसमें पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, सिर्फ 3 डिग्री, यहाँ कौन कर रहा है, सिर्फ 3 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। और इसकी कंसंट्रेशन क्या है, एक ही है, फर्स्ट है। तो इसीलिए ये रिएक्शन क्या करती है, ये फॉलो करती है, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये फॉलो करेगी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। ये होगी क्या, केमिकल काइनेटिक्स की बात। एक बार फिर से समझते हैं, इवन मैकेनिज्म क्या होती है, इवन मैकेनिज्म की फुल फॉर्म होती है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन की जो स्टेप होगी वो 2 में होगी। फर्स्ट स्टेप में एल्किल हैलाइड क्या करेंगे, कार्बन और हेलोजन एटम के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होगा और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा। अब ये जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है फिर सेकंड स्टेप में जाएगा और अब की बार मुझे बेस की प्रेजेंस में क्या करना है, H+ को बाहर निकालना है। लेकिन ये जो H+ है इसकी पोजीशन मेरे कार्बोकैटायन से सेकंड होनी चाहिए, कार्बोकैटायन से सेकंड पोजीशन होनी चाहिए। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी H को यहाँ पे बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों मैथिल ग्रुप अभी फिलहाल कैसे हैं, एक जैसे मैथिल ग्रुप है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगी, एल्कीन मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसके रेट के बारे में। तो इसकी जो रेट है वो किस पे डिपेंड करती है, आरडीएस स्टेप में जो रिएक्टेंट है उस पर डिपेंड करेगी। तो आरडीएस में जो रिएक्टेंट है वो कौन है, सिर्फ
3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, इसीलिए मेरी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी यानी इवन मैकेनिज्म की जो रेट होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड पे। इसलिए ये क्या करती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी। ये हो गया इसके बारे में। अगर मैं क्या कर दूं, इस कार्बोकैटायन से अटैच जो एल्किल ग्रुप है उनको चेंज कर दूं, तो कौन से टाइम में कौन सा एल्किल बाहर निकलेगा यानी कौन से टाइप की एल्कीन बनेगी उसकी भी चर्चा करते हैं। तो लेते हैं एक और एग्जांपल। एक और एग्जांपल लेते हैं। इसकी बात करते हैं। देखिए इसमें हम पढ़ रहे हैं किसको, इवन मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। तो हमें पता है पहला स्टेप क्या रहने वाला है, स्लो स्टेप रहेगा और रहेगा आरडीएस स्टेप। स्लो स्टेप रहेगा और साथ में क्या रहेगा, आरडीएस स्टेप रहेगा। सबसे पहले जो बी आर है अपने इलेक्ट्रॉन्स बाहर लेके जाएगा और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ आ चुका है CH2 और ये CH3 हो जाएगा और यहाँ पे कार्बन CH3 और CH3 और CH3 होगा। ये हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, एक फास्ट रिएक्शन करवाएंगे। दूसरे स्टेप में क्या होने वाला है, फास्ट होने वाली है। अब मेरे पास क्या है, इस कार्बन को मैं कह रही हूँ 1 पोजीशन, तो मुझे सेकंड पोजीशन से क्या करना है, H को बाहर निकालना है। तो इसे मैं कह देती हूँ HA। ये कौन सी है, ये भी सेकंड पोजीशन है, तो ये वाली क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी HB। और ये वाली क्या है, तीसरी टाइप की है, तो ये हो जाएगी क्या, HB, सॉरी HC हो जाएगी। ये 3 टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है किसके पास, सेकंड पोजीशन के पास। इसका मतलब है बनने वाले प्रोडक्ट क्या होंगे, 3 टाइप के होंगे। तो कौन कौन से टाइप होंगे उनके, तो पहले की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, जब मैं किसी HA को बाहर निकालूंगी, तो अगर मैं HA को बाहर निकाल रही हूँ तो डबल बॉन्ड इनके बीच में क्रिएट होगा। तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले CH3 और ये CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 और ये हो जाएगा क्या, CH और इस पे क्या लगे हुए हैं, CH3। ये फर्स्ट होगा। सेकंड बात करते हैं, जब किसी HB को हम बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, तो HB को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, ये बाहर निकलेगा और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज और ये आ जाएगा क्या, डबल बॉन्ड। तो अगला क्या होगा, CH3 और ये आ जाएगा CH डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH3 पहले से है ही और ये हो जाएगा क्या, CH, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अगले वाले में क्या होगा, अगले वाले में होगा C वाला। C में क्या होगा, अब की बार हम HC को बाहर निकालेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट होगा, तो बन जाएगा यहाँ पे CH3 और CH2 और अगला होगा CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या है, ये वाला ग्रुप। इस तरीके से होगा। अब इस टॉपिक से कनेक्ट करके एक रूल पढ़ते हैं और उसका नाम है सेथ-जेफ रूल। सेथ-जेफ रूल क्या कहता है, ये कहता है कि जब भी हम इवन क्या करते हैं, इवन मैकेनिज्म से जाते हैं और एल्किल हैलाइड से बनाते हैं क्या, ये कार्बोकैटायन बनाएंगे, तो H प्लस का रिमूवल वहां उस कार्बन से होगा जिससे बनने वाली एल्किन मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी। मतलब उस पे लगे हुए ग्रुप क्या होंगे, एल्किन के ऊपर ज्यादा होंगे। जितने ज्यादा होंगे मेरी एल्किन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। देखिए क्या क्या है, ये कहा है कि सेथ-जेफ रूल क्या कहता है, सेथ-जेफ रूल कहता है कि जब भी हम इवन मैकेनिज्म से क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड को क्या बनाएंगे, पहले तो इंटरमीडिएट बनाएंगे। इंटरमीडिएट बनने के बाद जो H का रिमूवल होने वाला है वो उस कार्बन से होगा
जिस कार्बन से एल्कीन क्या बन जाए, मोर सब्स्टिट्यूटेड बन जाए। मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब है एल्कीन से अटैच ग्रुप ज्यादा हो। जितने ज्यादा ग्रुप होंगे, मेरी जो एल्कीन है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब है उसका फॉर्मेशन सबसे ज्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं, तो एल्कीन को देखते हैं। तो ये है मेरी एल्कीन। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूएंट है, कितने बॉन्ड दिख रहे हैं। तो एक ये दिख रहा है और दूसरा ये दिख रहा है। इसका मतलब है सिर्फ दो ही सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं इस वाले के लिए। तो इसके लिए क्या होगा, ये है एल्कीन और यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूएंट 1 2 और ये क्या है 3, यानी यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूएंट ही है। लास्ट वाले को देखते हैं। तो ये है मेरी एल्कीन और इस पर सब्स्टिट्यूएंट कितने लगे हुए हैं। एक तो फर्स्ट ये वाला ही है, मतलब पूरा है ये वाला। ये क्या होगा, मैथिल ग्रुप हो गया। एक ये हो गया और एक ये हो गया है। यानी यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, 4 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि HC का रिमूवल क्या है, प्रिफर्ड है। इससे बनने वाली जो एल्कीन होगी वो क्या होगी, मेजर होगी, यानी ज्यादा अमाउंट में बनेगी। जबकि इन दोनों से बनने वाली जो एल्कीन होती है वो क्या होती है, माइनर होती है, यानी कम अमाउंट में बनेगी। ये है क्या, सेट-जेफ रूल, सेट-जेफ का नियम। तो हमने इवन मैकेनिज्म को किसको कवर किया है, सेट-जेफ रूल को कवर किया है। देखिए पिछले बार एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आया था किसके बारे में, सेट-जेफ रूल के बारे में। अब की बार वो क्या कर सकता है, आपको रिएक्शन देख के पूछ सकता है किस टाइप की एल्कीन क्या होगी, ज्यादा प्रेफर्ड होगी। ये है इवन मैकेनिज्म के बारे में, इवन रिएक्शन के बारे में। अब पढ़ते हैं हम किसके बारे में, E2 मैकेनिज्म के बारे में। अब है अगली मैकेनिज्म, सेकंड नंबर, E2 मैकेनिज्म। E2 से क्या मतलब है, E2 से मतलब है बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। क्या होती है ये रिएक्शन, तो देखिए इस रिएक्शन में होता क्या है। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं और यहाँ लेते हैं 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये है एक 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसी बेस के साथ। ये है सोडियम इथोक्साइड है। अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हमें मिलेगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए क्या होता है E2 मैकेनिज्म में, सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं। तो यहाँ पे है CH3 ग्रुप और ये है CH, यहाँ पे Br है और ये है CH3 ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये जो बेस है, कौन है बेस, O C2H5 नेगेटिव। ये क्या करेगा, ये यहाँ से H प्लस को बाहर निकालेगा। अब H प्लस को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इसको अप्रोच करना होगा। अब देखिए कहाँ से H प्लस बाहर निकाल सकता है, एक तो कर सकता है ये इस कार्बन पे अप्रोच, एक किस कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे अप्रोच कर सकता है। ठीक है, अभी किस पे अप्रोच करेगा वो डिपेंड करेगा हाइड्रोजन की एसिडिक नेचर पर। तो पहले समझते हैं किसको, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है ये। देखिए अगर मैं ये कहूं मेरे पास क्या है, एक एसिड है, एसिड होगा तो उसके पास क्या प्रेजेंट होगा, कोई H भी जरूर प्रेजेंट होगा। अगर ये H मैं यहाँ से क्या कर दूं, रिमूव कर दूं, बाहर निकाल दूं, तो ये अपने आप तो बाहर जाएगा नहीं, मुझे यहाँ लेना पड़ेगा कोई बेस। और बेस क्या करेगा, H प्लस को बाहर निकाल लेगा और यहाँ पे क्या जाएगा, A नेगेटिव आएगा। ये है, अब ये जो A नेगेटिव है ये कौन है, ये है एक कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस है। और ये कौन है, ये है कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, अब इस बेस के ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो हमें पता है
इस पूरी यूनिवर्स में हर कोई चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, वो चाहता है न्यूट्रलिटी की तरफ जाना। तो इस कॉन्जुगेट बेस पर नेगेटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इस पर ऐसे ग्रुप को अटैच करेंगे जो क्या कर दे, इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल कर दे। तो अगर मुझे नेगेटिव चार्ज को कम करना है तो मुझे लगाना होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम होता है इलेक्ट्रॉन खींचने का, जिससे ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करती हूँ तो क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर ये बढ़ जाएगी तो क्या होगा, मेरे एसिड की एसिडिक नेचर भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब है आपको उस हाइड्रोजन को बाहर निकालना है जिसकी एसिडिक नेचर, यानी उसके पास कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट हो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना हो तो ऐसे में हम ऐसे ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे जिस पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का इफेक्ट कम हो, उसी H को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास है दो टाइप के क्या है, H प्रेजेंट है। ये दो टाइप के क्या है, H प्रेजेंट है। ये वाला क्या है, दूसरा H है। इस पहले H को मैं HA कह देती हूँ और इसको कह देते हैं HB। तो क्या होगा, ये बेस क्या कर सकता है, दोनों के साथ अप्रोच कर सकता है। इसका मतलब है मुझे कौन सा देखना होगा, मुझे मोर एसिडिक हाइड्रोजन देखना होगा। तो इनमें से मोर एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो कौन सा है, तो देखिए इस कार्बन के साथ क्या अटैच है, दो CH3 ग्रुप अटैच है। इसका मतलब है इस कार्बन पर क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी, यानी इलेक्ट्रॉन के रहने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है। इस पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कहां से, दोनों साइड से। लेकिन इसकी तरफ देखो, CH2 के इस हाइड्रोजन की तरफ इसके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये कार्बन वाला मॉलिक्यूल ही क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा एसिडिक है, जबकि दूसरे वाला हाइड्रोजन क्या है, कम एसिडिक है। इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा बेस है वो बी वाले की तरफ क्या नहीं करेगा, अप्रोच नहीं करेगा। कहां करेगा, इस ए वाले हाइड्रोजन की तरफ अप्रोच करेगा। अब ये अप्रोच किस तरीके से होता है वो देखिए। तो मैंने यहाँ पे CH2 बना लिया है, ये है हाइड्रोजन, और यहाँ पे कार्बन Br, और ये है CH3। ये मैंने ग्रुप बना लिया, ठीक है, यही रिएक्टेंट है। अब ये कहां से अप्रोच कर रहा है, तो ये इधर से करेगा। ये है क्या, ऑक्सीजन और C2H5 नेगेटिव। ये बेस क्या करेगा, बेस सबसे पहले इससे अप्रोच करेगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर जाएगा, यानी इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। और जैसे ये यहाँ पे जाएगा, Br अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा। क्या हो गया है, फिर से समझिए। मैंने ये कहा है कि सबसे पहले बेस का काम होगा H+ को क्या करना, बाहर निकालना। जैसे ही H+ बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, किस पर, इस कार्बन पे। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा तो Br अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और जैसे ये दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। यानी इस स्टेप में क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और क्या आ जाएगा, CH3। ये बन चुका है क्या, मेरा प्रोडक्ट बन चुका है, किससे, E2 मैकेनिज्म से। तो देखिए E2 मैकेनिज्म में एक ही स्टेप हो रही है, यानी E2 मैकेनिज्म सिर्फ एक ही स्टेप में पूरी हो रही है। और बनने वाली जो चीज है इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है जिसकी एनर्जी हाईएस्ट होती है, सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे कम होती है। यानी ये जल्दी से क्या हो जाएगी, फॉर्म्ड हो जाएगी, किसमें, एल्कीन के अंदर। अब बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन E2 मैकेनिज्म जो है वो कौन सी रेट को शो करती है, तो हमें पता है कि जो रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है RDS के अंदर। RDS क्या था, वो जो RDS था, मेरे इस बेस का क्या करना, हाइड्रोजन के साथ अप्रोच करना और क्या बनाना, ट्रांजिशन स्टेट। तो ये है क्या, एक स्लो स्टेप, और साथ ही साथ क्या है, RDS है। इसका मतलब है RDS में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, एक तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड पार्टिसिपेट कर रहा है,
और साथ ही साथ ये बेस भी क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका मतलब है जो रिएक्शन होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और साथ ही साथ इस बेस पर डिपेंड करेगी, जो बेस मैंने लिया उस पर डिपेंड करेगी। दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो 1-1 है, यानी अमाउंट 1-1 है। इसका मतलब है ये किसको फॉलो करती है, तो ये करेगी फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ये क्या करेगी, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी। इसीलिए इस मैकेनिज्म पे क्या लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है। ये किसको बताता है बच्चों कि मेरी रिएक्शन कैसी है, बाई मॉलिक्यूलर है। इसका मतलब है आरडीएस में पार्टिसिपेट करने वाले जो रिएक्टेंट है वो नंबर में कितने हैं, 2 हैं। तो ये क्या हो चुकी है, एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें हमने 2 टाइप को पढ़ा है, E1 और E2 को। E1 में पढ़ा है हमने सेप-जेफ नियम को, और E2 में पढ़ा है हमने किसको, एसिडिटी, यानी हाइड्रोजन की क्या एसिडिक नेचर के बारे में। अब इसी से रिलेट करके एक और रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, और वो 4th नंबर पे, उसका नाम है रीअरेंजमेंट, पुनर्स्थापन। तो अगली रिएक्शन होगी पुनर्स्थापन, रीअरेंजमेंट। अगली रिएक्शन है लास्ट एंड 4th मैकेनिज्म, रीअरेंजमेंट। अब क्या होता है रीअरेंजमेंट, पुनर्स्थापन। पुनर्स्थापन, देखिए क्या होता है रीअरेंजमेंट, जब किसी केमिकल रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट में एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स का एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, लेकिन रिएक्टेंट होना चाहिए सेम, तो इस केमिकल रिएक्शन को ही क्या कहेंगे, रीअरेंजमेंट कहेंगे। रीअरेंजमेंट क्या है, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होगा, जो एटम है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स है उसका माइग्रेशन होगा सेम मॉलिक्यूल के अंदर, एक ही मॉलिक्यूल में होगा। तो इस टाइप के रिएक्शन को, यानी केमिकल रिएक्शन को ही क्या कहेंगे, हम रीअरेंजमेंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, ये है मेरे पास कोई सैचुरेटेड कंपाउंड, रीअरेंजमेंट करने के बाद मैंने यहाँ क्या किया, रीअरेंजमेंट, और जैसे ही रीअरेंजमेंट करेंगे तो ये जो एटम है X है, इसकी जगह तो Y चला जाएगा, और Y की जगह क्या आ जाएगा, X आ जाएगा, यानी A और B है, और यहाँ पे होगा Y और ये होगा X, ये बन जाएगा। इसका मतलब है कि जो एटम थे उन्होंने अपनी जगह को क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है, लेकिन जो मॉलिक्यूल है जिसके अंदर रीअरेंजमेंट हो रहा है वो मॉलिक्यूल कैसा है, एक सेम मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसमें कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एग्जांपल के बारे में। देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या होगा, मेरे पास है ये एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन है, और इसे मुझे हीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में क्या करना है, इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या होगा बच्चों, ये जो मैथिल ग्रुप है ये तो इस कार्बन पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, और इसके ऊपर जो हाइड्रोजन है, इसके ऊपर जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इस पास वाले कार्बन पे शिफ्ट होगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो देखिए CH3, ये तो बिल्कुल वैसे ही है, यहाँ पे क्या होगा CH, ये मैथिल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो रहा है CH3, और ये जो इस कार्बन का हाइड्रोजन है ये अगले कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, यानी पहले मेरे पास क्या था, एन ब्यूटेन था, एन ब्यूटेन, और अब ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है आइसोब्यूटेन। यानी अगर मुझे एन ब्यूटेन से क्या बनाना है, आइसोब्यूटेन, तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, रीअरेंजमेंट कहेंगे। फिर है सेकंड रिएक्शन, ये है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन है, और इस नाइट्रोबेंजीन का क्या करवाएंगे, हम रिडक्शन करवाएंगे। तो हमें पता है
कि जब नाइट्रो ग्रुप का क्या करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है यहाँ पे हाइड्रोक्सिल अमीन, यानी OH लगा होगा और यहाँ पे होंगे लोन पेयर। ये होता है क्या, हाइड्रोक्सिल अमीन। और जैसे ही हम इसका क्या करवाएंगे, माइग्रेशन करवाएंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे माइग्रेशन करने पर यहाँ तो आ जाएगा NH2, और ये जो OH है वो माइग्रेट करेगा कहाँ पे, इस पैरा पोजीशन पे। इसका मतलब है OH आ जाएगा इस पैरा पोजीशन पे, और इस पे जो हाइड्रोजन अटैच था वो कहाँ आ जाएंगे, इस वाली जगह पे आ जाएंगे। तो ये हो चुका है क्या, रीअरेंजमेंट हो चुका है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं इसी में। नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा, अगर मेरे पास यहाँ पे क्या है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं एसिल नाइट्रीन। ये हम नाइट्रीन में कवर कर चुके हैं, ये है क्या, एसिल नाइट्रीन। एसिल नाइट्रीन ये भी क्या करती है, रीअरेंजमेंट करती है। किस तरीके से करेगी, ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे, ये मैथिल ग्रुप है अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले जाकर नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, ये कार्बन प्रेजेंट है, इस पे क्या लगा हुआ है, कार्बोनिल यानी ऑक्सीजन लगी हुई है, फिर क्या है, डबल बॉन्ड है और नाइट्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। ये क्या बन चुका है, तो ये बन चुका है कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर। कैसी होगी, ये कार्बोनिल है और यहाँ पे N, इसे क्या कहेंगे, इसे आइसोसाइनेट कहेंगे। तो हम एसिल नाइट्रीन से क्या बना सकते हैं, आइसोसाइनाइट बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले के बारे में, अगला एग्जाम्पल। अमोनियम साइनेट है मेरे पास। अब इस अमोनियम साइनेट में जैसे ही हम इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, NH2 और CONH2, यानी यूरिया मिल जाएगी, यूरिया का मॉलिक्यूल। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए मेरे पास क्या है, 2 नाइट्रोजन है, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन है। तो 2 नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन ने मिलके क्या बना लिया, 2 अमीनो ग्रुप। और ये कौन है, कार्बन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या आ गया, कार्बोनिल आ गया है। मुझे क्या मिल गई है, यूरिया। रीअरेंजमेंट रिएक्शन में जो एटम के नंबर होते हैं वो सेम होंगे, यानी एटम के नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ एटम की जगह क्या होगी, एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर ही। अगला एग्जांपल है, ये है, इसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा, इस वाले में क्या होगा, इसकी पोजीशन में देखूं तो कौन सी है, ये इप्सो कार्बन है, ये ऑर्थो, मेटा और पैरा, मेटा और पैरा है। क्या करेंगे, इस पे जो हाइड्रोजन है वो माइग्रेट करेगा और चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, और ये बाकी का ग्रुप जो माइग्रेट करेगा कहाँ चला जाएगा, इस पैरा पोजीशन के पास। इसका मतलब है जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा वो किस तरीके का होगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, COONA, यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे क्या जाएगा, OH मॉलिक्यूल आ जाएगा। ये था किसके बारे में, रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में। आज हमारी इस वीडियो में हमने किसको कवर किया है, एक तो एलिमिनेशन रिएक्शन को कवर किया है और एक रीअरेंजमेंट को कवर किया है। इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है, ये जो सीरीज है किसकी, रिएक्शन मैकेनिज्म की, वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और लास्ट में रीअरेंजमेंट को क्या किया है, कवर किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।